हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम, बीबीए, बीए, बीएससी एंड फॉर द मैनी अदर कोर्सेज की सेमेस्टर फोर्थ की इंग्लिश की बुक का यूनिट 2 दैट इज़ क्राइम। तो अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा है नेटवर्क्स क्या होता है, इसमें हमने ब्लॉग पढ़ा है, नेटवर्क कहाँ से कनेक्ट होते हैं, कहाँ से नहीं होते। हमने इसकी चारों यूनिट करी है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड वोकेबलरी क्या है। तो अभी हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं क्राइम की। क्राइम क्या होता है एंड इसको कैसे डिनोट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें जो होती है वो जो क्राइम के अंदर आती हैं। तो पहले चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है। इस इंट्रोडक्शन में हमारे पास डिस्कशन है, लिस्टिंग में डिबेट एक्सट्रैक्ट्स है, स्पीकिंग में सेमिनार डिस्कशन है, रीडिंग में टेक्स्ट बुक एंड एकेडमिक लैंग्वेजेस है, राइटिंग में आर्ग्यूमेंट्स है, वोकेबलरी में आर्ग्यूमेंट्स है, देन उसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। इसको देखो, हम सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि क्राइम क्या होता है। सो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ खुद से ही, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि देखो क्राइम क्या होता है। को देखो, आप कोई भी इन्फर करेगा क्राइम से तो वो उसको बोल देगा कि जो भी अनलॉफुल हो, जो इलीगल हो, जिसमें किसका बुरा हो रहा हो या फिर जो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज़ क्राइम। कि क्राइम क्या होता है। और फिर क्राइम की बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी होती है। कुछ पनिशमेंट ऐसे होती है हम लोग को पेनल्टीज देनी पड़ती है, कहीं पर क्राइम जो होते हैं थोड़े अलग भी हो सकते हैं। तो आप में से कोई ऐसा है जो कि किसी चीज़ से एडिक्टिव हो, लाइक एडिक्टिव टू गेम्स, मूवीज, के ड्रामा या कुछ भी होता हो। मतलब जब भी कोई आप एग्रेशन में भी आते हो, तो जब आप कभी एग्रेशन में आते हो तो आप माइटली थोड़े हल्के फुल्के क्राइम भी कर देते हो। जैसे कि मान लो देयर इज़ अ पर्सन रोहन, रोहन को गेम्स बहुत पसंद है और मतलब वो गेम्स बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। अब उसको गेम्स नहीं मिले हैं, ठीक है, अब उसको गेम नहीं मिल रहा है खेलने के लिए। इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो इतना ज़्यादा उस गेम से एडिक्टिव है कि उसमें एग्रेशन आ गया, और जब वो एग्रेशन में आया तो वो चीज़ों को हार्म करने लगता है। लाइक मान लो से किसी पर्सन ने रोका है तो उसके साथ हाथापाई कर सकता है कि मुझे गेम नहीं मिला, या फिर मान लो उसने कंप्यूटर तोड़ दिया, दैट इज ऑल्सो क्राइम। क्योंकि आप लीगली अगर किसी को मार रहे हो तो वो तो लीगल नहीं है ना। सो ये सब चीज़ें हैं कि किसी कॉन्टेक्स्ट में है कि क्राइम क्राइम कुछ भी हो सकता है, किसी से भी आ सकता है, और ये बेसिकली ज़्यादा उससे आता है, जितने भी आप में एग्रेशन होता है उसी से फिल होता है। एंड उसके बाद एक और चीज़ थी, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, वो इसमें यूनिट में आएगा, जब वो आएगा मैं बता दूंगी आपको। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो अ क्राइम इज एन एक्शन और ओमिशन दैट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस बाय इज पनिशेबल बाय लॉ सच एज मर्डर। कि देखो क्राइम क्या होता है कि एक्शन होता है फिर ओमिशन होता है जब हम कॉन्स्टिट्यूट भूल जाते हैं, जो कि ऑफेंस होता है और पनिशेबल बाय लॉ होता है। देन जैसे कि कोई मर्डर हो गया, कोई वायलेंट असॉल्ट हो गया, थेफ्ट हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब वो मर्डर भी हो सकता है किसी ने, या फिर कोई वॉलेंटली आपने असॉल्ट करा है, या फिर कोई चोरी वगैरह भी हो सकती है। सो इट इज़ समथिंग शेमफुल, रॉन्ग एंड अनजस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द लॉज। कि जो हम क्राइम करते हैं ये थोड़ा शेमफुल होता है, रॉन्ग होता है एंड अनजस्टिफाइबल होता है अकॉर्डिंग टू द लॉज, ठीक है। उसके बाद एंड द लैंड इन विच देयर क्राइम इज डन। सो व्हाई डू पीपल कमिट क्राइम्स। कि देखो ये पूछते हैं कि जो पीपल्स हैं वो क्राइम क्यों करते हैं। सो क्यों करते हैं, सो इसके बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं। कुछ रीज़न जैसे कि पोवर्टी, पोवर्टी से क्राइम आ जाता है। देन टेम्पटेशन टू ग्रैब समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स। कि मान लो किसी के पास कोई चीज़ है बट मैं उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, तो मुझे वो चीज़ चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में क्राइम्स करे। मतलब बचपन में क्या होता था, उसकी पेंसिल ज़्यादा पसंद आ गई तो उसकी पेंसिल को तोड़ देते थे या रख लेते थे, ऐसा होता था क्लास में। तो उसके बाद एंगर आ गया विच ऑफन लीड्स टू फिजिकल वायलेंस। की जैसे कि मैंने बोला कि आपको एडिक्शन है, एडिक्शन से आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हो कि आपको नहीं मिल रही एडिक्टिव चीज़ आपकी, तो वहाँ पे फिजिकल वायलेंस आ जाएगा। देन मेंटल डिस्टर्बेंस आ जाएंगी, कि मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस से भी हो सकता है क्राइम। देन उसके बाद टेंडेंसी टू सीक रिवेंज, रिवेंज लेने के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा करा है तो हम भी उसके साथ ऐसा करेंगे फॉर सम थिंग्स।
कि ऐसे हो सकता है। देन उसके बाद डिस्कशन, डिस्कशन में क्या है, मैच भी अभी हमने ऊपर जो जितने भी पॉइंट्स पढ़े कि पॉवर्टी क्या है, टेम्पटेशन क्या है, टू ग्रैब समथिंग, मतलब हमने जितना भी ये पढ़ा है तो अभी हमें मैच करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है। फर्स्ट है हमारी poverty is the main cause of crime, so government needs to address this issue कि जो poverty है वो बहुत ज़्यादा मेन इशू है। देन उसके बाद जो many people है वो क्राइम इसलिए करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पनिश नहीं करे जाएंगे। देन सी दैट क्राइम है एक लेस कॉमन है मॉडर्न सोसाइटी में जितना पास्ट में होता था। देन उसके बाद जो वायलेंट कंप्यूटर गेम्स है ये क्राइम लेवल्स को रिड्यूस कर देते हैं। ऐसा देखो जैसे कि जो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं कि ना वो आपको वायलेंटली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर देता है, मतलब जैसे कि कुछ वीडियो गेम्स ऐसे होते हैं कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव में आ जाते हैं उनको देखने के बाद। देन यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, जैसे पीछे उधर ऑप्शंस दिए हुए थे, अब उन्हीं को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट इज deterrents such as prison are mostly irrelevant to people who wish to commit crime। तो ये किस स्टेटमेंट से मैच होता है। देन उसके बाद देखो उसके बाद क्राइम इन यूएस इज़ डाउन बाय ओवर 20% इन लास्ट 20 years। एंड थर्ड वन है चाइल्डहुड नेग्लेक्ट, चाइल्डहुड फैमिली पोवर्टी एंड लिंक टू क्राइम। देन उसके बाद स्टडीज इन लेबोरेटरीज लिंक बॉर्डर्ड गेम्स एंड क्राइम लेवल्स फेल टू टेक इनटू कंसिडरेशन फैक्ट सच गेम्स एक्चुअली इंडिविजुअल फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टू क्राइम टू कमिट क्राइम। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो डिटरेंस वाला है, इसमें हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि जो पीपल है उनको ऐसा लगता है कि वो पनिश नहीं करे जाएंगे, दैट्स वाई वो अपना क्राइम कमिट कर देते हैं। सेकंड वाला है हमारा क्राइम इन यूएस इज द डाउन, के भी हम यहाँ पे हमारा जो फोर्थ वाला था कि जो गेम्स हैं वो ज़्यादा रिड्यूस हो रहे हैं, वो सॉरी जो पास्ट से कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखो डाटा प्रोवाइड करा है, तो इसका मतलब कि जो डाटा है मतलब पास्ट में थोड़े ज़्यादा थे अब इतने ज़्यादा नहीं है, तो हमारी सी स्टेटमेंट से करेक्ट होता है। तो उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ चाइल्डहुड नेग्लेक्ट, चाइल्डहुड की ही बात यहाँ पे आ रही, तो ऑफकोर्स वो पोवर्टी से रिलेटेड है। देन फोर्थ वन दैट इज स्टडीज इन लेबोरेटरीज थिंक दैट जो वीडियो गेम्स है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल कर दे रहा है क्राइम्स की, बल्कि ऐसा नहीं होता, इन रियलिटी थोड़ी अलग स्टेटमेंट होती है। देन उसके बाद टास्क 2 दैट इज वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हमें वर्क पेयर्स में काम करना है, देन हमें डिस्कस करना है 1 एंड 2। तो उसके बाद गिव अ स्टेटमेंट इन फर्स्ट अबव डू यू ए मोस्ट एग्रीड विद एंड बी लीस्ट एग्रीड विद, कि आप किसके साथ मोस्ट एग्री हैं एंड किसके साथ आप लीस्ट एग्रीज हैं। तो हमारा आंसर है फर्स्ट ए है, आई मोस्ट एग्री विद द स्टेटमेंट, जो हमारी ए स्टेटमेंट है उसके साथ हम बहुत ज़्यादा एग्री हैं। देन उसके बाद एंड बी मैनी पीपल हु कमिट एग्रीड विद द स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है, दैट इज बी, दैट इज मैनी पीपल कमिट क्राइम दैट डोंट थिंक विल बी पनिश। कि देखो हम मोस्ट एग्री वाली स्टेटमेंट कौन सी है, कि कुछ लोग क्राइम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनको पनिशमेंट ही नहीं मिलेगी। सो इट इज़ बिकॉज दे आर मोर इग्नोर, वो ज़्यादा इग्नोरेंट होते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने इमोशन से ज़्यादा चलता है, तो उन्हें लगता है कि वे कुछ भी करेंगे बट उन्हें क्राइम करने के लिए कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, दैट्स वाई वे क्राइम कर देते हैं। उसके बाद लीस्ट एग्री विद स्टेटमेंट, की लीस्ट एग्रीड वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, सी दैट इज क्राइम इज़ लेस कॉमन इन मॉडर्न सोसाइटी देन इन पास्ट, की पास्ट में ज़्यादा था बट अभी इतना ज़्यादा नहीं है। देखो crime is less common in modern society and there in the past it is because criminal activities seem to be increased manifold even developed society as in western countries. In the present with advanced weapons crime in modern have been increased and become more ferocious than were in part। कि देखो हम इससे लीस्ट एग्री करेंगे क्योंकि जो क्राइम है वो मॉडर्न सोसाइटी में तो कम हुआ है जितना पास्ट में था। इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो मैनीफोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सोसाइटी में आ चुकी है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा अभी भी है और एडवांस वेपन्स के साथ अभी क्राइम हो रहा है इतना। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट रीजंस माइट पीपल हैव फॉर मेकिंग दी स्टेटमेंट, उनके पास क्या रीजंस है जो इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हैं। सो
पीपल हैव डिफरेंट रीजंस, पुअर पीपल कमिट क्राइम्स आउट ऑफ कंपल्शन। इसके साथ बहुत ज़्यादा रीजंस है, क्योंकि जो पुअर पीपल्स होते हैं वो क्राइम्स कमिट करते हैं अब आउट ऑफ कंपल्शन से, जो मैनी पीपल है वो कमिट करते हैं क्योंकि उन्हें इग्नोरेंस मिलती है। देन सम पीपल फील दैट दे टुडे पीपल हैव बिकम मोर सिविलाइज्ड, उन्हें लगता है क्योंकि पीपल मोर ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं, इस वजह से वो क्राइम नहीं करते हैं। सो क्राइम इन मॉडर्न सोसाइटी है लेस देन, इसलिए उन्हें लगता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी में क्राइम है वो थोड़े कम है, हमारे पास से ज़्यादा। सो मैंने फील दैट प्लेइंग वीडियो गेम्स इज़ अ थेरेपेटिक। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गेम्स खेलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट दिया कि जो गेम्स है, कंप्यूटर गेम्स है, वो हमारा क्राइम थोड़ा कम लीड कर रहे हैं, बल्कि इन रियलिटी ऐसा थोड़ा कुछ नहीं होता है। उसके बाद हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज़ लिसनिंग। कि लिसनिंग कहाँ से करते हैं हम? डिबेट एक्सट्रैक्ट से। सो व्हाट इज़ डिबेट, कि डिबेट क्या होता है? सो फैमिलियर तो हम है कि डिबेट क्या होता है। डिबेट में दो पार्टीज होते हैं, एक फॉर द मोशन एंड सेकेंड वन इज अगेंस्ट द मोशन। सो a debate is a kind of discussion on a specific topic। ये specific topic के ऊपर एक discussion होता है motion के लिए। some participants speak in favor, कुछ speak in favor के लिए बात करते हैं, कुछ against the motion बात करते हैं। As you listen, it is good to take notes of the speech or speech for others। कि मान लो कि अच्छी बात होगी अगर आप नोट्स बनाओगे किसी की स्पीच से, देन उसके बाद these notes would help in putting forward your own argument and raising questions। फिर बाद में जो आप नोट्स बनाते हो आपको क्वेश्चंस पुट करने के लिए हेल्प करते हैं। सो दिस हेल्पफुल असेसिंग द ईच स्पीकर से ये हेल्प भी कर सकता है। तो यहाँ पर टास्क 1 है, डायरेक्टली देखते हैं। अगर आपको QR कोड स्कैन करके पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना, मतलब सुन लेना। अभी यहाँ पे उसकी ट्रांसक्रिप्ट लिखी है तो हम वही पढ़ लेते हैं। सो क्या लिखा है इसमें? यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है। एक वीडियो गेम है जिसमें बोला गया है कि किसी से गेम ज़्यादा आता है, कोई ज़्यादा हॉस्टाइल एग्रीगेशन के होते हैं, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस प्रोवाइड करते हैं ये। देन हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देन उसके बाद इंक्रीज परफॉर्मेंस इन मेंटल रोटेशन, मेंटल मतलब यहाँ पे जो हमने पूरा जो टास्क बना है ये इसी के बारे में। यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट लिखी हुई है जहाँ पे दो स्पीकर्स ने बात करी है कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनसे, ये रहे। यस, फर्स्ट, वर्क इन पेयर्स, ब्रीफली नोट डाउन द लिस्ट। टू पॉजिटिव, हमें टू पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं, टू नेगेटिव इफेक्ट्स देखने हैं कंप्यूटर और वीडियो गेम्स के। जो लिसनिंग वाली प्रैक्टिस है ये हमारी क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आती है, तो अभी हम इनको अवॉइड करेंगे, तो इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो भी हमारा चल जाएगा। सो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? जो वीडियो गेम्स है ये स्ट्रेस बूस्टर होते हैं। देन उसके बाद ये जो गेम्स होते हैं ज़्यादा कॉग्निटिव स्किल्स में हेल्प करते हैं। एंड जो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? जो कंप्यूटर गेम्स है काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव दे देता है, ठीक है, जो भी इसको इंडिविजुअल खेलता है। देन उसके बाद जो गेम्स होते हैं चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा वायलेंट एंड एग्रेशन बना देता है रियल लाइफ में। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रीड द टेक्स्ट अबव एंड चेक वेदर इट इंक्लूड्स एनी इफेक्ट डू यू नोटेड इन वन। कि कोई सा ऐसा इफेक्ट है जो कि आप नोट 1 में पढ़ के आए हो। येस, द पैसेज हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड एग्रेशन इन एक्चुअल लाइफ एज रिजल्ट ऑफ प्लेड वीडियो गेम। क्योंकि पहले वाले ने बोला था कि वीडियो गेम्स में कम हो रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, वो ज़्यादा गेम्स हो जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? रीड द टेक्स्ट अगेन एंड नोट डाउन द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द सोर्स ऑफ रिसोर्सेज। कि मुझे साइटेड करे उन्होंने सोर्स की, वहाँ से पॉजिटिव, नेगेटिव और अनसर्टेन कौन सा है। सो थर्ड का आंसर क्या है? सो the evidence provided the research based report prepared by Anderson and Dill in 2000 in respect to negative aspects of video game। ये negative aspects के लिए बनाया गया था। then it found the negative effect in adults, ये adults में ज़्यादा हुआ है पर ज़्यादा greatly certainty नहीं है। the research studied by Pakes and Winston in respect of aggressive caused by video games। ये रिसर्च जो हुई थी एग्रेसिवनेस के लिए पाई गई थी जो कि वीडियो गेम से होती है। देन उसके बाद ब्रीफ एग्रेशन भी लिखा है जो कि होता है
4 से लेके 8 साल तक के बच्चों के बीच में। देन उसके बाद मेन फोर्थ क्वेश्चन है कंपेयर नोट्स, हमें 3 से कंपेयर नोट्स करना है। देन उसके बाद एविडेंस देना है कि कोई इफेक्ट क्या है। ब्रीफ एग्रेसिव अमंग किड्स एज रिपोर्टेड एज कैन नॉट बी लिंक्ड टू क्राइम। अगर देखो एग्रेशन आ रहा है बच्चों में तो वो क्राइम नहीं होगा, इस बस उन्होंने इतनी स्टेटमेंट दिया है। सो टास्क 2 है, दैट इज मेन आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग एविडेंस क्या है। सो यू आर गोइंग टू लिसन, हमें यहाँ पे जो हम एग्जैक्ट सुना है उसके स्पीकर ने क्या अगेंस्ट इन द मेन इशू क्या है। अगर हम 4 की बात करें, फोर द मोशन में जैसे कि कोग्निटिव स्किल इंप्रूव हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेस रिलीज इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्ट्रेस रिलीफ अच्छे से हो रहा है। देन अगेंस्ट क्या है, पोटेंशियल एडिक्शन आ जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है, आई स्ट्रेन हो जाता है और एग्रेशन आ जाता है बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज़, ये भी हमें लिसन ही करना है, मतलब उसी का ही हाफ ऑफ द पार्ट है ये कि जो डिबेट है उसमें वीडियो गेम्स किस तरह से वायलेंस है, कैसे बच्चों का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट, अभी यहाँ पे ना एक प्रॉपर है ये डिबेट कि एक जर्नलिस्ट है कि एक जर्नलिस्ट और सोशल कैम्पराइज है। तो उसके बाद जो दूसरे हैं वो साइकोलॉजिस्ट एंड ब्लॉगर हैं, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनली जो हमने पीछे ऊपर से पढ़ा है ना, जो वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए करना है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब अपने सेम एग्जैक्टली डिट्टो वर्ड है जो ऊपर लिखा है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब फिल ही करना है। पहले में जर्नलिस्ट आएगा, फिर इन फेवर ऑफ ब्लॉगर, ये तो सेम बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर ये भी थर्ड टेक्स्ट है, ये भी उसी से ही है कि उनको फाइनली उन्होंने क्वेश्चन पुट करे हैं उनके सामने। देन उसके बाद की जो गेम्स हैं द प्रोडक्ट होते हैं। देन उसके बाद यू कैन, वीडियो गेम्स आर द प्रोडक्ट, दे आर मेड भी मनी के लिए बनाए जाते हैं, थोड़ी कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं। देन उनके बाद जो बच्चे गेम खेलते हैं उनको ये टाइम अपना रीडिंग, प्लेइंग एंड स्टडिंग पे फोकस करना चाहिए, देन से टाइम बचता है। देन उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है गेम का कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, उन्होंने फिर बाद में ये दिया, मतलब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि एक जो गेम्स हैं वो कोई प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी नहीं है एंड इसकी वजह आप रीडिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, देन ये सोशली बिल्ड फ्रेंडशिप नेटवर्क, इन सब से किसी से कोई मिलता जुलता नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज, दैट इज़, उसके बाद सीधा सामने ना लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन से पूछे हैं कि नोट डाउन 2 क्वेश्चन जो सुजैन ने आंसर करे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट में क्या बोला है कि वो कौन सी एक्टिविटी कॉग्निटिव किड्स, मतलब इन सब के बारे में उनके क्या थॉट्स है। तो डायरेक्ट इसके आंसर्स करते हैं। सो द 2 क्वेश्चंस सुजैन एम्स टू आंसर, कौन से 2 क्वेश्चन है कि वीडियो गेम्स क्या हैं और कौन कौन से इफेक्टिव है। तो वीडियो गेम्स जो होते हैं टाइम पास के लिए करे जाते हैं, इनका कोई यूज़फुल कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं है लाइफ्स में। देन उसके बाद देयर गेम्स पीरियड फॉर पास टाइम, उसके बाद ओनली लिमिटेड इंप्रूवमेंट होती है, जो कॉग्निटिव स्किल्स की उन्होंने इंप्रूवमेंट बोले वो थोड़ी लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है। थर्ड वन था कि सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आता है। सो वीडियो गेम्स भी बहुत एग्रेशन ला देते हैं रियल लाइफ में। देन उसके बाद था कि इफेक्ट क्या होता है चिल्ड्रंस पे। देन जो चिल्ड्रंस है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्राइम्स को कमिट करने के लिए बारे में ही ज़्यादा वो सोचता है कि कुछ नहीं होता, वो गेम्स में भी तो हुआ था, हम भी ऐसे कमिट कर देते हैं क्राइम, समथिंग ऐसा। तो उसके बाद एनी अदर इफेक्ट कौन से होते हैं वीडियो गेम्स, लाइक क्रिमिनलिटी आ जाती है, लोग ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन उनके ऊपर छा जाता है, ये सब। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज जैसे लिसन दी एक्सट्रैक्ट एंड हमें ये बताना है कि सपोर्ट उसकी, आप उसके आर्ग्यूमेंट उसको सपोर्ट करना है। सो जो सुजेन्स का रेफरेंस था वो दिखाता था कि कौन कौन से इफेक्ट्स आए हैं हमारे वीडियो गेम्स के। देन इन द एविडेंस इन अपोनियन की जो क्वाइट कन्वीनियंस है एंड उसके बाद जनरल में है जो सुजेन के इन्होंने रिसर्च कहाँ से डन करी है। देन उसके बाद उन्होंने कौन कौन से हमें जो एविडेंस प्रोवाइड करे हैं, बस वही सब हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं। देन बाय द थर्ड पेज की हमें वर्क पेयर्स में काम करना है अगेन।
देन उसके बाद नोट्स कंप्लीट करने हैं, देन उसके बाद हमारे पास नीचे एक और है, उसी का ही लेफ़्ट ओवर पार्ट है हमारे। आप ना एक बार ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके उनकी डिबेट सुन लेना, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे बस एंड ऑफ द है कि कैसे कैसे हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट आंसर्स। और ये आंसर्स भी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये सारी लिसनिंग वाली थी, हमें स्किप कर रहे हैं। ये आप अपने सेल फ़ोन से भी कर सकते हैं, या फिर वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नहीं भी कर सकते, वो भी चलेगा। तो हम सीधा अकेडमिक लैंग्वेज पढ़ देते हैं कि ये क्या है। सो मैक्सिमाइजिंग लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आई होप सो मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग लैंग्वेज आ ही जाएगा। सो अकेडमिक लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि मैक्सिमाइजिंग लैंग्वेज क्या है। सो देखो, जब भी आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि येस आई एम 10 on 10 श्योर कि ऐसा है, तो दैट इज़ मैक्सिमाइजिंग लैंग्वेज। एंड जब आपको लगता है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज़ मिनिमाइजिंग लैंग्वेज। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, एक होता है मे एंड एक होता है माइट। जब हम मे यूज़ करते हैं दैट इज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है कि जैसे मुझे कॉलेज जाना है तो आई मे गो और नॉट। उसके बाद अगर माइट है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम माइट यूज़ करते हैं। सो ठीक है, उसके बाद अब मैक्सिमाइज लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। सो मैक्सिमाइजिंग लैंग्वेज मीन बूस्टिंग लैंग्वेज इन अ डेफिनेट वे, कि आप अपनी लैंग्वेज को बूस्ट कर रहे हो कोई डेफिनेट वे में। देन दिस कैन बी यूजिंग बाय सच वर्ड जैसे कि मस्ट, डेफिनेटली, नो डाउट एटसेट्रा। जब आप एकदम श्योरिटी के साथ अपनी स्टेटमेंट को एकदम प्रॉपर एक्यूरेसी देते हो कि हाँ ये चीज़ है तो है। एग्जाम्पल, ही मस्ट बी क्वेश्चंस इन अराइविंग एंड कंक्लूजन्स, कि वो मस्ट आ गया, देन डेफिनेटली आ गया, देयर इज नो डाउट आ गया। देन मिनिमाइजिंग लैंग्वेज जिसको हम हेजिंग भी बोलते हैं। सो मिनिमाइजिंग लैंग्वेज जो होती है लैंग्वेज को थोड़ी सॉफ्ट करने के लिए, कि हम बोल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज़ टू सर्टेन। ऐसे जैसे कि यहाँ पे हमारा मे, अपीयर, सजेस्ट, ऑफन, ये सारी चीज़ आ सकती है। जैसे कि मे ओनली एग्रीगेट द प्रॉब्लम्स एंड अपीयर्स, मतलब इसे दिख रहा है, मतलब इट कैन बी प्रॉपरली विजिबल नहीं है, अपीयर्स है, सिर्फ दिख रहा है। यहाँ पे वो ऐसे ही बोलते थे, आई वॉन्ट टू स्टेट बोल सकते थे प्रॉपर ऐसे कंपल्शन के लिए, बट उन्होंने वहाँ पे सिर्फ अपीयर्स, वो सॉरी सजेस्ट बोला है, क्योंकि सिर्फ वो अपना एक हल्का सा ओपिनियन ही दे रहे हैं वहाँ पे। सो टास्क 4 है। सो यहाँ पे टास्क 4 है, जहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पे अभी यूनिट 1 पढ़ के आए हो, तो वहाँ से जैसे कि इवन मोर इंक्लूसिव यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमाइजिंग लैंग्वेज है, तो जैसे कि अभी और ढूंढ के लाओ कि ओन किस में है। जैसे कि मे यहाँ पे मतलब नॉट सर्टेन है, एंड यहाँ पे एक में है कि लाइकली टू बी वेरी लोकलाइज, यहाँ पे नॉट वेरी सर्टेन है। उसके बाद अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, टास्क 2 है, दैट इज़ कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें इसमें से मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग निकालनी है। तो हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि आई इन नीडेड एज आई एम about to argue most of the effect they have people, especially younger people, are negative. And that extreme end of negative video games can lead to crime. यहाँ पे लिखा है कैन लीड टू क्राइम, कैन मतलब कर सकता है, तो मतलब जो यहाँ पे ये है जो कैन लीड आ रहा है, ये मिनिमाइजिंग लैंग्वेज यूज हो रही है यहाँ पे। देन सेकंड वन, दैट इज admittedly this can be difficult point to prove, but there is research suggests that after playing violent and aggression video games people may behave in aggressive way। वहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि ना सजेस्ट करा है, मे बिहेव मतलब मे बिहेव मतलब मिनिमाइजिंग लैंग्वेज करी है। देन उसके बाद थर्ड वन, दैट इज आई सेड दैट वीडियो गेम एग्जिस्ट अर्न essentially to fill up the leisure time and they certainly take up a great deal of time of for the people who they play। थर्ड वाले में क्या है, सर्टेनली किस में आता है, मैक्सिमाइजिंग में आता है। देन उसके बाद फोर्थ वन, दैट इज सो गेम प्लेइंग इज क्लियरली अनप्रोडक्टिव, कि जो क्लियरली एक अनप्रोडक्टिव है। सो जो क्लियरली है यही हमें शुरू में पता लग गया, क्लियरली मतलब उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट ही दे दिया, तो ये हमारा मैक्सिमाइजिंग में आ जाएगा। फिफ्थ वन, दैट इज this suggests that video game play is linked to associate antisocial behavior which may include violent behavior, मतलब may include, that means minimizing आ रहा है। then
Sixth one, that is, so it would seem that there is some evidence that antisocial behavior can lead to, जहाँ पे हमारा can lead आ गया है, मतलब सेम वही कि can lead मतलब हमारा minimizing आ रहा है. देन उसके बाद next one, that is, maybe there are but there doesn't any advance for this. I'm just an opinion, कि वो अपना सिर्फ एक opinion दे रहा है. then उसके बाद so you could say that all the activities are perfectly valid and useful. so अभी हमने देखना है कि doesn't seem, कि देखो doesn't seem and are perfectly valid, ये भी, एंड ये सब चीज़ें हमारी किस में आ रही हैं, मैक्सिमाइजिंग में. जो परफेक्टली वैलिड वाला है वो हमारा मैक्सिमाइजिंग में आ रही है. तो उसके बाद एट्थ वन, दैट इज इफ यू आर गोइंग टू मेक क्लेम्स लाइक दीज यू मस्ट बी प्रोवाइड रियल एविडेंस, नॉट जस्ट जनरलाइजेशन विद नो सपोर्ट. कि मस्ट आ रहा है तो मस्ट प्रोवाइड कहाँ पे आएगा, मैक्सिमाइजिंग में. देन उसके बाद अभी फिर नेक्स्ट पेज पे तो क्या ही होगा, नेक्स्ट पेज पे इसके आंसर्स लिखे हैं. तो इन्हें हमारे पास थर्ड वन है, हमें ये ऊपर इसके आंसर्स लिखे हैं जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं. देन थर्ड में हमें एक्सप्रेशन डिवाइड करने थे मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग में. देन हमारी नेक्स्ट यूनिट है फोर्थ, दैट इज लुक एट द ट्रांसक्रिप्ट इन 2.3 सुजैन की स्पीच है, फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल्स. हमें वहाँ पे तो जो हमने पढ़ा है वहाँ से आपको निकालना है मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग. जब आप वो रीड करोगे तो आप उसमें से निकाल लेना. तो उसके बाद सिलेक्ट एट लीस्ट 3 और एक्सप्रेशन यू नोटेड यूज टू राइट, कि आपने कुछ ऐसे कौन से निकाले हैं जिनसे आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्टडी से कौन से रिलेटेड है. एग्जाम्पल, एक्सपोजिंग मेंटल टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस कैन लीड टू चेंज. यहाँ पे कैन लीड टू डेट मतलब मिनिमाइजिंग आ रहा है. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ही देने हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स ये रहे नीचे. यस. तो अभी टास्क 5 है, दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट इन डिबेट, कि आप डिबेट में कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. सो इज द आर्ग्यूमेंट सपोर्टेड बाय एविडेंस. पहले आप देख सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो किसी एविडेंस के साथ सपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, जो रिलायबल है वो डाटा जिससे सपोर्ट है कि नहीं है. तो ये हमारा सिर्फ हमने जो लिस्निंग वाली से रिलेटेड ही है ये. तो उसके बाद आ जाता है स्पीकिंग में क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. स्पीकिंग कहाँ पे होती है, सेमिनार डिस्कशन में हम स्पीकिंग करते हैं. सो इन अ सेमिनार डिस्कशन यू नीड टू कंसीडर an issue from varied perspective in order to argue for or against the issue. तो सेमिनार में क्या करते हैं, हम इशू को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगेंस्ट जाना है या उसके फोर में जाना है. तो उसके बाद यू नीड टू क्वेश्चन एंड प्रेजेंटिंग एन आर्गूमेंट सिंस नंबर ऑफ पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबली आर्गूमेंट आ सकता है. सो टास्क 1 है, दैट इज क्रिटिकली थिंकिंग डिस्कसिंग अनएथिकल बिहेवियर. कि देखो अनएथिकल बिहेवियर क्या होता है. सो गाइस, ओके, सो टेल मी कि मान लो आपके जो पेरेंट्स हैं वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, तो जहाँ पे वहाँ स्टेशनरी होती है, मान लीजिए आपने वो स्टेशनरी आपके पेरेंट्स ने वो ले आए और आपको यूज़ के लिए दे दी. अब आप मुझे बताओ कि वो अनएथिकल है या एथिकल है, और ये क्राइटेरिया क्या है. मतलब किसी को लगेगा कि एक ही तो पेन है, ये इतना भी ज़्यादा अनएथिकल तो नहीं है कि एक पेन से ला गया तो क्या ही हो जाएगा. बट आप देखो, अगर क्योंकि आप एक पेन लेके जा रहे हो, अगर सब लोग एक पेन लेके जाएंगे तो कितने सारे पेन हो जाएंगे. तो क्या ये अनएथिकल नहीं है. तो कौन सा क्राइटेरिया है, कैसा ये है, वो इस चीज़ में पड़ता है. सो यहाँ पे बस 3 पेयर्स दिए गए हुए हैं. पहला हमारा टेकिंग स्टेशनरी, पेन पेपर ले रहा है, कोई भी एम्प्लॉयर ले रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए. दूसरा हमारा हमने कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करा अपने खुद के काम के लिए. और उसके बाद पेइंग मनी टू एन ऑफिशियल, और हमने किसी को बाइब्री दी है कि मान लो कि वो पैसे दे के अगर मेरा थोड़ा जल्दी काम हो जाता है तो क्या ही दिक्कत है, काम तो जल्दी हो रहा है ना, इतनी जल्दी भीड़ में लगने से तो क्या ही फ़ायदा. सो अब देखते हैं इसमें से अनएथिकल कौन सा है और हमारा एथिकल कौन सा है. सो
अनएथिकल एक्शन, अनएथिकल है कि आप स्टेशनरी ले रहे हो एम्प्लॉयर के बेसिस पे ये। एंड हमारा क्रिमिनल कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती है कि जैसे कि हमने कंपनी के एक्सपेंसेस यूज़ करना है, फिर हमने किसी को ब्राइबरी दी है, तो दैट इज़ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये भी कोई एथिकल काम नहीं होता कि अगर आप कोई स्टेशनरी ले रहे हो किसी के यूज़ के लिए, नहीं, ये इज टोटली अ रॉन्ग थिंग। then उसके बाद सेकंड वन दैट इज इट इज unacceptable for a company to behave unethically if it helps to stay in a business। कि मान लो क्या ये अनएक्सेप्टेबल है कंपनी के लिए, मतलब उसे अगर अनएथिकली अगर होकर उसे का काम हो रहा है बिजनेस में, तभी वो अच्छी चीज़ है कि नहीं है। सो यहाँ पे हमारा डिस्क्रेडिट आ जाता है कंपनी को, अभी नहीं आ रहा बाद में आ जाएगा, हमारे पास लीगल एक्शंस कर दिए जाएंगे उस पर, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को उसी कंडीशन में लेके आ जाएंगे। तो उसके बाद इवैल्यूएटिंग अ सिचुएशन आइडेंटिफाइंग, तो हमें एक केस स्टडी है यहाँ पे। एक पर्सन है जिसको वो फोर्सफुली एक गलत काम करने के लिए बोलते हैं, एंड उसके बाद वो उसी पे कंडीशंस देखते हैं कि बाद में जाके उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस वर्किंग स्पेस में क्या है। सो विच स्टेटमेंट ए टू सी सिम्बलाइज द ब्रूसिस सिचुएशन, की कौन सी सिचुएशन है, उसको क्या करने के लिए बोला है, तो उसको क्या करने के लिए बोला है, उसको एक अनएथिकली काम करने के लिए बोला है। उसके बाद थिंक ऑफ एटलीस्ट टू ऑप्शंस कि वो क्या कर सकता है फॉर एंड अगेंस्ट के लिए। देखो यहाँ पे एक दो ऑप्शन है, या तो वो रिजाइन कर सकता है, फिर उसके बाद या तो वो जो काम कर रहा है वो कर सकता है। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद प्रोफेशन में होगा, खुद के लिए होगा, पर इसका मतलब कि अपनी जॉब छोड़ जाएगा जो उसको फाइनेंशियली हार्मफुल हो जाएगी। देन सेकंड ऑप्शन जो है कि उसी काम में उसी रह कर वो काम करता रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिसऑनेस्ट होगा उसके काम को लेके, उसको लेके, और थोड़ा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो जाएगा जो उसकी मेंटल हेल्थ पे जाके इफेक्ट करेगा। देन उसके बाद टू है दैट इज है, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है, इसी से रिलेटेड है ये आई गेस, ये वाला एक्सट्रैक्ट प्रॉपर एक ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है, तो यहाँ पे हम सीधे इसके आंसर्स पढ़ लेते हैं। So note down the speaker's argument for and against each option। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जॉब को छोड़ दो, जिसका मतलब उसका पर्सनल बेनिफिट होगा, बट यहाँ पे उसे फाइनेंशियल लॉसेस आ जाएंगे कंपनी को, उसके खुद को। देन सेकंड ऑप्शन क्या है कि अपने बॉस से बात करे, जो बॉस होगा मीन्स लूजिंग जॉब फॉर बीइंग नॉट अ टीम मेंबर एंड अ विसल बॉलर। सो देयर इज़ अ होप फॉर इन इम्प्रूवमेंट, कि अगर उस सिचुएशन से निकलने का कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। एंड द थर्ड क्या है हमारे पास कि कुछ मत करो, जैसा चल रहा है वैसे करते रहो, पर बाद में उसको जॉब उसकी जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट कंपेयर द स्पीकर आर्ग्यूमेंट 2.1 वर्ड सिमिलैरिटीज, आपके पास टू ऑप्शन है, तो छोड़ दो या फिर कर लो, बट वहाँ पे दोनों ही अलग अलग चांसेस आ रहे हैं, तो बस ये कंक्लूजन, इसी कंक्लूजन क्वेश्चन निकलती है। थर्ड वन दैट इज एकेडमिक लैंग्वेज, अगर एकेडमिक लैंग्वेज में बात करेंगे, हैजिंग, जब हम वर्ड्स को मिनिमाइज करते हैं एक्सप्रेशन में, द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ लैंग्वेज कैन बी यूज टू एक्सप्रेस पुटिंग फॉरवर्ड। जब मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में क्या आ जाता है, मॉडल वर्ब में कैन, मे, माइट एक्सेट्रा आ जाता है। देन उसके बाद एडवर्ब में क्या आ जाता है, आर्ग्यूबली, पॉसिबली, प्रोबेबली, लाइकली, जनरली। एंड हमारा प्रपोजिशनल प्रपोजिशनल फेसेस में क्या आ जाता है, ऑन द होल, इन प्रिंसिपल, विद सम डाउट्स। देन इम्पर्सनल वर्ब में क्या आ जाता है, इट कुड बी आर्ग्यूड, इट इज़ डाउटफुल एक्सेट्रा, तो उसके कुछ आंसर्स हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट है कि ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड ही कुछ आंसर्स हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है ओके, कंप्लीट सेंटेंस 1 to 4 अबाउट द केस स्टडी इन टास्क 2। अभी हमें यहाँ पे कुछ वर्ड जैसे यूज़ करने हैं, तो हमारा पहला है, पहले इसके कुछ आंसर्स पढ़ लेते हैं। इन सम रिस्पेक्ट्स, could, it might, considered and seemingly so, dash, acceptable if Bruce left with few month notice। हम इसी को क्या कर सकते हैं, हम इसको कंसाइडर कर सकते हैं। इट माइट बी कंसाइडर, ठीक है, हम उसको ऐसे कंसाइडर कर सकते हैं कि वो छोड़ सकता है काम। उसके बाद नेक्स्ट वन, डैश,
his employee had some sort of arrangement with transition. तो इस बात ऐसा दिख रहा है, मतलब seeingly his employers had some sort of arrangement with transition. Next one है talking to his boss dash could be the best option, मतलब could be the best option, वो could भी हो सकता है best option. देन लास्ट में तुम्हारा एक ही बच गया, इन सम रिस्पेक्ट ही डजेंट हैव मच चॉइस, उसके पास एट द लास्ट उसके पास कुछ चॉइस ज़्यादा है नहीं. देन लास्ट वन दैट इज थर्ड, दैट इज रीराइट द स्टेटमेंट 1 to 4 सो दैट दे एक्सप्रेस मोर क्वेश्चन, इसलिए हमें ज़्यादा रीराइट करना है. सो हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, कि जो हार्ड वर्क है वो सक्सेस को कैसे ला सकता है. तो हम इसको एक दूसरे, अगर हमें दूसरे वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हार्ड वर्क में लीड टू सक्सेस. मतलब इसमें क्या करना है, हमें ना मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग का यूज़ करना है. सो इसे ठीक है. तो फर्स्ट है हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हार्ड वर्क में लीड टू सक्सेस. सेकंड है it is wrong to involve other people in your problem, so it may probably wrong, मतलब possibility है probably wrong to involve other person in your problems. And third one है that is quitting is one option, but a better option is to consult his line manager. So quitting is one option, but a better option could be the consult in his line manager. And fourth one, all unethical behavior is potential crime. So all unethical behavior is generally criminal, ऐसे बोल सकते हैं. तो उसके बाद फिर कुछ आंसर्स है. तो इस बार टास्क 5 है. टास्क 5 में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ कि एक प्रॉपर अमेरिकन कंपनी के बारे में, कि उनको जब उन्होंने कोई पनिशेबल वर्क कर दिया था, देन बाद में उनको उनको पनिश हो गए थे, मतलब उनका जो वो कर रहे थे अंदर जो अनएथिकल कर रहे थे वो बाहर से पब्लिक में आ गया था. तो ये प्रॉपर उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज है, ये आप लोग कर लेना. मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि जो वाइट कलर क्राइम्स होते हैं कि वो भी एज ए क्राइम ही होते हैं. तो उसके बाद वो भी प्रॉपर पनिशेबल होने चाहिए. देन नेक्स्ट वन पढ़ते हैं दैट इज़ रीडिंग. रीडिंग कहाँ कर सकते हैं हम, रीडिंग हम टेक्स्ट बुक्स में कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमें बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन से कर सकते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस निकाल सकते हैं. जो रीडिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन में बुलेट स्टेटमेंट बनाने के लिए, या फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज इसी की हो जाती है. सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो an academic text contain an argument and several argument on a specific topic. जो हमारे academic text होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें arguments होते हैं किसी specific topic के लिए. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या उसके एविडेंस है, क्या उसके प्रेमिसेस है, क्या स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या निकल रही है, वो सब हम चेक करते हैं से. ठीक है. उसके बाद स्टेप इन रीडिंग इन एकेडमिक टेक्स्ट, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब आप कोई एकेडमिक टेक्स्ट रीड कर रहे हो तो. सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द एवोल्यूशन लैंग्वेज यूज, की कौन सी लैंग्वेज है. आइडेंटिफाई द ऑथर स्टैंड्स, कि जो ऑथर्स है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है चेक करने का. देन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट, कि भी किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, किस चीज़ पे थोड़ा कम एम्फेसिस कर रहे हैं. फोर्थ वन दैट इज इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट टू मेक योर ऑन कंक्लूजन, कि उसके बाद आपने पढ़ तो लिया है, आपने ऑथर का स्टैंड तो पढ़ लिया, अब अपना अपना भी इवैल्यूएशन दो. ये सब चीज़ें. देन टास्क 1 है okay, previewing the topic, work in groups and discuss which item 1 to 4 are good indicators of intelligence, कि कौन से 1 to 4 है जो ज़्यादा गुड इंडिकेटर है. जैसे कि फर्स्ट इज हमारा क्यूरियोसिटी, सेकेंड इज एक्यूरेसी एंड preciousness in work, and third one flexibility in thinking, and fourth one is persistence. So एक नेक्स्ट टास्क है दैट इज़ रीड आइटम 1 to 6. हमें टेबल में रीड करना है और हमें बताना है कि कितना इंटेलिजेंस को कितना इफेक्ट करता है. सो इनके फिर उसके बाद एक और है कंपेयर्स वाला. तो पहला पढ़ लेते हैं कि कौन से हमारा इंटेलिजेंस का इंडिकेटर था. तो गुड इंडिकेटर्स ऑफ इंटेलिजेंसी आर फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, इंटेलिजेंट कौन होगा जिसकी थिंकिंग में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी. देन उसके बाद जो हमारा एक्यूरेसी एंड
प्रिसिजन इन वर्क होगा। एंड हमारा नेक्स्ट इज प्रिसिस्टेंस, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि टेबल्स को रीड करना, तो मैं बताना कि इंटेलिजेंटी कितनी इफेक्ट करेगी कितनी नहीं करेगी। सो गेटिंग अ जॉब में हमारी 3 है, एंड बीइंग क्रिएटिवनेस में हमारी 5 है, बीइंग गुड एट स्पोर्ट्स में हमारी 3 है। देन उसके बाद हमारी बिकमिंग अ क्रिमिनल में हमारी 2 है, 2 है। देन लाइकलीहुड ऑफ बीइंग कोट और कमिटिंग अ क्राइम में हमारी 2 है। देन सेम अगेन, देन उसके बाद सोशल स्टेटस में हमारी 3rd है। देन उसके बाद हमारा वर्क में काम करने के लिए बोला है कि कहाँ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लाना है। वर्क इन पेयर्स इन कंपेरेटिव आइडियाज़ इनटू, आपके जो भी आइडियाज़ हैं इन 2 में वो डिक्लेयर करने, जैसे कि जो इम्पैक्ट ऑफ गेटिंग अ जॉब कितना है, सोशल स्टेटस कितना है, उसके बाद बस इतना ही है। देन बाय द नेक्स्ट पेज, यस दिस वन। So, read the paragraph given below, identifying the main argument। हमें मेन आर्ग्यूमेंट करना है कि ये क्या है क्या नहीं है। सो पढ़ते हैं। The earliest repeatable studies into the link between the criminality and intelligence। इसमें क्या बोला है, इसमें बस 2 ऑथर उन्होंने हमें सिग्निफिकेंस दिखाने की कोशिश करी कि क्रिमिनलिटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे डिफ़र करते हैं एंड कैसे लिंक करते हैं। मैं बता देती हूँ ऐसे ही पढ़ के आपको कि जो पहले रिकॉर्ड कितना था कितना नहीं है। जितने भी हमारे जो इंटेलिजेंट नहीं होंगे उनको हम वहाँ पे भी नहीं ले सकते, आर्मी में भी नहीं ले सकते। जो फेबल माइंड के लोग होते हैं, फेबल माइंड के लोग कौन होते हैं, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस नहीं होते, जो डिसीजंस मेकिंग अच्छी नहीं होती, जिनकी जजमेंट अच्छी नहीं होती है, इन सब चीज़ों के। फिर उसके बाद कुछ डाटा भी लेकर आया है यूनिवर्सिटी से कि वहाँ पे उनके डाटा ने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो उसके बाद IQ लेवल कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। सो या ये सब है आपके इस पैराग्राफ में। सो इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट दैट इज सेलेक्ट द बेस्ट हेडिंग फॉर द होल टेक्स्ट। पूरे टेक्स्ट के लिए एक हेडिंग दैट इज लिंक बिटवीन द क्राइम एंड इंटेलिजेंसी किया है। सेकंड उसके बाद सेकंड रीड द होल टेक्स्ट, मैच द मेन आर्ग्यूमेंट मैच करना है कि द लेवल ऑफ लो इंटेलिजेंसी वॉज नॉट वेल डिफाइंड कौन से पैराग्राफ में नहीं हुई है, दैट इज फॉर द पैराग्राफ 2। एंड उसके बाद रिसर्च एंड सरप्राइज टू रीस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्राइम कौन से पैराग्राफ में, दैट इज पैराग्राफ 5। तो उसके बाद फीबल माइंड पीपल वर टॉट टू बी मोर लाइकली टू बी क्राइम, जो फीबल माइंड के पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा क्राइमिनल्स हो सकते हैं, दैट इज़ फॉर पैराग्राफ 1। तो उसके बाद इंटेलिजेंस इज लिंक टू क्राइम एंड दिस नॉट क्लियर हाउ, ये हमारा पैराग्राफ 7 में। देन the Cambridge study in delinquent development in consider one of the best studies in cost of crime is for paragraph 4, and that low verbal ability at young age is linked to crime, that is in paragraph 6। And there was a thought to be little connection between the intelligence and crime is in paragraph 3rd। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो वो इसी फेजेस से आ सकता है। वैसे ना प्रॉपरली देखो जो भी हम कर रहे हैं ना इतना एग्ज़ाम में वेटेज नहीं रखता है। एग्ज़ाम में मैं बताती हूँ क्या आ सकता है। एग्ज़ाम में हमारे नॉन फ्रेजेस आ सकते हैं कि अपनी नॉन फ्रेजेस करने हैं, या फिर कोई सेंटेंस दे दिया कि इसमें से ये फाइंड कर लो, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग का आई होप सो आ जाए। एंड जो मतलब रिटर्न वाला पार्ट होता है उसमें कुछ नहीं आएगा, उसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे, नोट्स बनाने हैं, या फिर समरी लिखने के लिए आ जाएगी, या फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताने। जो भी हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आएंगे सेम एग्जैक्टली वही होगा, बस ये पता नहीं कैसे कैसे एक्सरसाइजेस डाल देते हैं करने के लिए। फिर उसके बाद थर्ड वन दैट इज डिसाइड विच सेंटेंस 1 और 2 बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ टेक्स्ट, की इनमें से बताना है कि कौन सा जो है जो ज़्यादा बेटर अच्छे से कर सकता है। सो टू प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट रिसर्च स्टडीज इन ऑर्डर टू शो कि कौन से की मे बी जो कनेक्शन होता है क्रिमिनलिटी एंड इंटेलिजेंसी में। देन टू बी प्रेजेंट अ सिंगल कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट, एक प्रॉपर सिंगल कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट देने के लिए। सो यहाँ पे देखो सिंगल कोहेरेंट तो दिया ही नहीं हुआ है, तो सिंगल ही देख ले तो हम तभी के तभी काट देंगे वो इन्फॉर्मेशन कि नहीं वो सिंगल तो नहीं है।
इसमें बहुत ही ज़्यादा आए हैं। सो यहाँ पे प्रेजेंट है सीरीज़, हम यहाँ पे एक सीरीज़ दी है, जो ऑथर है उसने नंबर ऑफ़ सीरीज़ दी है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीरीज़ दी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ बताई हैं। तो इस बाद फोर्थ है दैट इज़ रीड पैराग्राफ 7, हमारे 7 रीड करना है। तो उसके बाद कुछ आंसर्स हैं, उन वही आंसर है, इनको भी नहीं हम रीड करेंगे। तो उसके बाद एकेडमिक लैंग्वेज पढ़ते हैं। इवोल्यूशन लैंग्वेज क्या होता है, एडजेक्टिव जो एकेडमिक वाला होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। So, adjective. So, adjective are used by the author in academic text. These adjectives show their stance in the research and argument present. कि देखो adjective क्या होता है, जो adjectives होते हैं academic text में आते हैं, जो कि शो करते हैं कि जो हमारा author है उसका क्या argument है, उसकी क्या thoughts हैं. That the stance हो सकता है positive, हो सकता है negative, हो सकता है, और कभी कभी unsure भी हो सकता है. Then उसके बाद by the next page. यस, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, टास्क रूम में कौन कौन से देखा वे है। सो टास्क 3 पढ़ते हैं कि टास्क 3 क्या है। अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इवोल्यूशन एडजेक्टिव्स। अब हमें ना यहाँ पे एडजेक्टिव्स यूज करना है। सो डिसाइड वेदर ईच ऑफ दिस एडजेक्टिव हैज पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। ये कौन से पॉजिटिव हैं एंड कौन से हमारे नेगेटिव हैं। सो मोर एक्सेप्टेबल पॉजिटिव है, एट्रीब्यूटरी नेगेटिव है, फोरमोस्ट हमारा अच्छा है, ऑब्जेक्टिव भी हमारा कांट से अबाउट दिस, देन रिपीटेबल, देन सब्जेक्टिव, देन अनसाइंटिफिक। सो रीराइट द स्टेंस, हमें रीराइट करना है। देन उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडीज इन द फील्ड, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब फोरमोस्ट है, दैट इज foremost, yes. ओके 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 ओके। सेकंड है हमारा रीराइट करना है, हमें जो सेकंड है, हमें रीराइट करना है इन एग्जांपल्स को, और अंडरलाइन करने हुए एग्जांपल्स को हमें रिप्लेस करना है। तो पहले देख लेते हैं कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। सो जैसे मोर एक्सेप्टेबल हमारा पॉजिटिव था, फोरमोस्ट था वो भी पॉजिटिव था, जो ऑब्जेक्टिव है जो रिपीटेबल है ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये रहा कि नेगेटिव कौन कौन से होते हैं, एट्रीब्यूटरी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव हो सकते हैं, एंड हमारे अनसाइंटिफिक हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें पीछे लाइंस दी हुई थी। पहला था हमारा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडीज़ इन द फील्ड। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट को हम फॉरमोस्ट से भी डिसाइड कर सकते हैं। देन इट वॉज अ डिसीजन नॉट बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर रीज़न, जो कि सिर्फ पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं हो सकता है। दैट इट वॉज एन आर्बिट्री डिसीजन है, जो कि एक सिर्फ पर्टिकुलर रीज़न पे बेस्ड नहीं होता, जो डिफरेंट डिफरेंट रीज़न पे बेस्ड हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड arbitrary decision. Then third one, that is it is one of the well respected studies in its kind. Well respected कौन होता है, जब ज़्यादा reputable होता है। फिर उसके बाद द कंक्लूजन ड्रोन आर बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन नॉट फैक्ट, जो कि पर्सनल ओपिनियन पे होता है, फैक्ट नहीं होता है, दैट वाज सब्जेक्टिव। देन उसके बाद many early social experiments were do not following accepted standards and practices, जो कि प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, दैट फॉर फॉर अनसाइंटिफिक, जो कि लॉफुल नहीं होते, जो यूनिवर्सल नहीं होते, दैट्स फॉर अनसाइंटिफिक। देन उसके बाद 6 1 दैट इज विश शेयर देयर आर weakness in the study, the approach is better for most the people, they are provision one। यहाँ पे आएगा more acceptable होते हैं, जो ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकता है उन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज थी ये। फिर उसके बाद टास्क 4, that is a premise is the statement or idea that argument is based on। एक premises क्या होता है, एक statement होती है या कोई idea होता है जिसके ऊपर पूरा argument based हो जाए। हमें कुछ examples दिए हुए हैं। So the majority of inmates in a prison have a low intellectual, therefore intelligence is a major factor in crime। देखो कुछ prisons ऐसा होता है जिनमें जब बहुत ज़्यादा low intellectual होता है, इसी की वजह से जो इंटेलिजेंस होता है बहुत इसकी वजह से वो ज़्यादा क्राइम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो हीज फादर इज़ अ क्रिमिनल,
ही इज लाइकली टू बिकम, तो यहाँ पे प्रीमिसेस क्या है कि उसके पापा क्रिमिनल है, तो दैट्स वाई वो क्रिमिनल बन सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगी कि वो भी बन सकता है, और प्रीमिस क्या है कि उसकी क्योंकि फादर है इस वजह से वो बन सकता है। सेकंड वन क्या है, शी कमिटेड अ क्राइम बिफोर, एज अ रिजल्ट शी विल प्रोबेबली कमिट वन अगेन, क्योंकि उसने पहले से ही करा हुआ है, क्योंकि उसने पहले से ही करा हुआ है, तो कंक्लूजन निकलेगी कि वो एक और कर देगा, और क्या होगा। थर्ड वन है, पीपल हु लिव इन पुअर एरियाज कमिट मोर क्राइम, ही लिव्स इन पुअर एरिया सो ही विल प्रोबेबली गो ऑन टू अ लाइफ ऑफ क्राइम, वो जा सकता है क्राइम पे, ये कंक्लूजन है। और वो क्यों जा सकता है, क्योंकि वो पुअर प्लेसेस में रहा है इसलिए जा सकता है। देन उसके बाद थर्ड है हमारा, वर्क इन पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ ईच आर्ग्यूमेंट। अब हमें वीकनेस निकालने हैं ईच आर्ग्यूमेंट में क्या है। सो आर्ग्यूमेंट नंबर की वीकनेस क्या है, एज इट इज नॉट नेसेसरी टू सन, उसके ज़रूरी थोड़ी है उसके पापा क्रिमिनल थे तो वो भी बनेगा, ये कोई हेरिडिटरी थोड़ी है। तो उसके बाद सेकंड की क्या वीकनेस थी, द आर्ग्यूमेंट इज वीक बिकॉज शी मे रियलाइज मिस्टेक एंड मे नॉट क्राइम, कि उसे बाद में ये भी हो सकता है कि उसने मिस्टेक उसे बाद में रियलाइज हो तो वो नहीं कर सकती है क्राइम दोबारा। देन थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या था, पोवर्टी से कोई क्लियर लुक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है जितने भी क्रिमिनल है वो सारे गरीब ही थे तो फिर अमीर बनने के बाद वो क्रिमिनलिटी छोड़ क्यों नहीं देते, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ये थोड़ी गलत स्टेटमेंट्स है। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज रीड द फॉलोइंग, ये रहा। So, read the following premise according to the text. Which conclusion A or B does it match? So, an average of 50% of inmates of 16 prison were found to be feeble mind, के 50 में से 60 prisons जो थे वो हमारे फेबल माइंड के निकले। फेबल माइंड इंडिविजुअल और पोटेंशियल क्राइम्स, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो फेबल माइंड के पीपल्स होते हैं वो ज़्यादा क्रिमिनल्स का हो सकता है, या फिर देर इज़ नो कनेक्शन, या फिर कोई कनेक्शन ही नहीं है। सो हमें इसके लिए ए, इन्होंने क्या आंसर में क्या ए मैच करवाई है कि ए की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है कि फीबल माइंडेड वाले लोगों में ज़्यादा पोटेंशियल होता है क्रिमिनल का। हाँ हो सकता है अगर मतलब कराना चाहो तो। देन उसके बाद फोर्थ वाला है दैट इज़ फाइन प्रेमिसेस 1 to 4 टेक्स्ट। अब हमें निकालना है कि क्या कंक्लूजन निकलेगी और प्रेमिसेस कैसे निकालनी है। तो उसके बाद ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, फोर्थ वाला। देन फिफ्थ वन that is work in pairs and discuss which conclusion in four most logically from their premise, कि कौन ज़्यादा लॉजिकल है। जो भी आप वर्क पहली होमवर्क से करोगे ना उसी का आंसर है, निकाल लेना। देन उसके बाद फिफ्थ वन, read extract 1 to 4 from letter in the same text. In each extract identify the premise and the conclusion. Extract 1 क्या है, it is reasonable to accept that those with lower IQ are less able to avoid detection, कि जो कि किनके पास कम लेवल होता है वो कम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीमिस क्या है कि रीजनेबल एक्सेप्ट है, और कंक्लूजन क्या है कि जिसके पास थोड़ा कम IQ हो सकता है वो अवॉइड कर सकता है, लेस अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक 2 है, ये भी it is also worth noting that criminal activity such as fraud and white collar crimes, which is likely mostly to be committed by individuals with high intelligence, is generally less likely to be discovered, कि ये थोड़ी कम डिस्कवर्ड हो सकता है। सो एक्सेप्ट 2 में क्या है कि जो क्रिमिनल्स है सच एज फ्रॉड वगैरह ये ज़्यादा क्रिमिनल हो सकते हैं जिनमें थोड़ा इंटेलिजेंस भी हो। उसकी कंक्लूजन क्या निकलेगी, जो कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं इनको थोड़ा कम डिस्कवर कर सकता है। देन 3-4 ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये भी आप ही कर लेना। देन उसके बाद सेम वही है, टास्क 6 मैं करा देती हूँ, चलो। टास्क 6 यस, critically thinking है, evaluating the argument in a text. So work in groups, discuss question number 1 to 3, give reason to support your answer. So first है
The text suggests that intelligence is linked to criminality. Do you agree? कि आप ऐसे मानते हो कि सच में कि इंटेलिजेंस ही है जो क्रिमिनलिटी से एग्री होता है, मतलब लिंक है? नहीं, हम तो नहीं मानते. नो, आई डोंट. तो उसके बाद इन रियलिटी आई डोंट. तो उसके बाद इन is intelligence innate, something we are born with, or can it be developed through education? कि हम इसको ये इनहेरिटेंट होती है या फिर डेवलप करी जा सकती है. सो इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्ट कैन बी डेवलप थ्रू एजुकेशन. हम अगर एजुकेशन करें तो वो हो सकता है. इट इज़ नॉट समथिंग वी बॉर्न विद. हम इसके साथ क्रिमिनलिटी के साथ बोर्न नहीं होते हैं हम, ठीक है. ये बोर्ड नहीं हो सकते. आई थिंक सो. मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो इंटेलिजेंस, जो क्रिमिनलिटी है वो एजुकेशन से लिंक कर सकती है, बट इंटेलिजेंस से लिंक नहीं कर सकती. मान लीजिए कोई एजुकेटेड पर्सन होगा, वो क्रिमिनलिटी उतनी नहीं कर सकता है. मतलब उसे थोड़ी सिविक सेंस होगी, ये सिविक सेंस होगी एंड थोड़ा एजुकेटेड होगा, तो मतलब उसे थोड़ी मोरालिटी पता होगी. वेयर माइल जो थोड़े अनएडुकेटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये जो अनएडुकेटेड है या इलिटरेट है तो उनको वो क्रिमिनलिटी करेंगे, बट नहीं, उनको थोड़ी, क्योंकि देखो जो लॉज ऑर्डर्स इन सबको उनके बारे में पता होता है. जो हमारे तो थोड़े जो जिनको जो उतने ज़्यादा एडुकेटेड नहीं होते हैं, उनके पास में भी लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो क्रिमिनलिटी जा सकते हैं. लैक ऑफ नॉलेज आई कैन से, बट आई प्रोबेबली से कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो ज़्यादा वो क्राइम्स कर सकते हैं. मीन वाले जो थोड़ा एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास अवेयरनेस होगी, मान लो एजुकेटेड होकर भी उनके पास अवेयरनेस नहीं है, तो वो क्रिमिनल बन सकता है. ऐसा कुछ कि मतलब इंटेलिजेंस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट एडुकेटेड होनी चाहिए, तो उसकी वजह से शायद कोई फ़र्क पड़े. मतलब आप एजुकेशन एंड क्रिमिनलिटी को लिंक कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनलिटी को लिंक करा जा सकता है. देन कैन एजुकेशन रिड्यूस द चांस ऑफ समथिंग बिकमिंग अ क्रिमिनल? कि देखो एजुकेशन जो है वो चांस ख़त्म कर सकते क्रिमिनल बनने के लिए. देखो आ ही गया एजुकेशन वाला. यस इट कैन. हाँ वो कर सकता है. अब इसके रीजंस पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे है ये रीजंस. सो पहला क्या था कि आप सजेस्ट करोगे कि जो इंटेलिजेंस है क्रिमिनलिटी के साथ लिंक करता है. जो हमने बोला नो आई डोंट. इसका क्या कंक्लूड निकला है, क्योंकि जो रिलेशनशिप होती है ये एक अनक्लियर है. देन उसके बाद जो सेकंड क्या था हमारा कि जो ये हम इनहेरिटेंट है क्या. सो स्टडीज़ में देखा गया है कि इंटेलेक्ट जो है वो हेरिडेटली नहीं है और ये एजुकेशन के साथ करेक्ट करी जा सकती है. सो हमारा मेरे वाला जो आंसर था वो ये था. इफ़ एजुकेशन रेज वन IQ इन रियल टर्म्स इट कैन रिड्यूस द चांस ऑफ समवन बिकमिंग अ क्रिमिनल. वेस्ट इन स्टडीज Diligence concludes that low intelligence is related to young convenient repeated crime. कि हमें repeated crime नहीं हो सकते हैं, मान लो ऐसा कह सकते हैं. तो इसके बाद next is writing. So argument essay. So what is argument essay? So an argument essay is one which argue case logically, जो कि एक केस को आर्ग्यू करता है लॉजिकली. इट रिप्रेजेंट अ मेन आर्ग्यूमेंट एंड रीजन कंक्लूजन, जो कि एक मेन आर्ग्यूमेंट के लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ उसकी कंक्लूजन तक आ सकता है. तो यहाँ पर अपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. एंड उसके बाद इट ऑल्सो टेक अ व्यू काउंटर आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे व्यू काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट योर आर्ग्यूमेंट. देन दोज काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कैन बी डिस्कस. यहाँ पे हम वही आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर सकते हैं. सो टास्क 1 दैट इज identify types of arguments. So read the essay title and the two possible introduction. Decide which essay presents. So हमारे पास दो टास्क दिए हुए हैं. सो अ बैलेंस फॉर एंड अगेंस्ट स्ट्रक्चर. एक हमें तैयार करना है बैलेंस फॉर एंड अगेंस्ट स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें सिमिलर अमाउंट मटेरियल होना चाहिए दोनों ही साइड का. एंड उसके बाद एक क्लियर देना है, या तो फोर के लिए या फिर अगेंस्ट के लिए. सो टाइटल क्या है? टाइटल है हमारे पास इंटरनेट रिलेटेड क्राइम इज नॉट as serious as real life crime such as burglary and violent crimes
आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट कि जो इंटरनेट क्राइम होते हैं वो रियल लाइफ जितने सीरियस नहीं होते हैं, कि रियल लाइफ में तो क्रिमिनल क्राइम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, बट जो अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा है, इन्होंने ऐसे कुछ बोला है। तो पहले में क्या करना है, हमें सिर्फ दोनों में पार्शियलिटी नहीं करनी है, मतलब पार्शियलिटी करनी है, दोनों को इक्वल इक्वल वोट्स देनी है। देन सेकंड वाले में या तो हमें फोर के लिए जाना है फिर हमें अगेंस्ट के लिए जाना है। सो इंट्रोडक्शन वन पढ़ लेते हैं। Since the growth of internet in 1990s, internet related crime has become more increasingly worrying problem for society. Internet related crime refer to any criminal activity carried out mainly over the internet, such as fraud. Other important examples include identity theft, hate crimes, cyberbullying. Such crimes are serious partly because people are often able to carry out crimes over the internet they would not be able to commit in real life. Using examples and evidence from recent areas in Europe and the USA, the essay argued that all crimes are significant and should be treated seriously, whether they are not committed in real life or over the internet. This issue is examined from social, legal, and psychological perspective will show the seriousness of the challenging फेसिंग सोसाइटी ट्रे। सो इसमें क्या बोला है कि जब से इंटरनेट आया क्राइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जैसे कि थेफ्ट हो गया, हेट क्राइम, साइबर बुलिंग, ये सब चीज़ें हो गई हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्टडीज़ में बोला गया है कि दोनों ही क्राइम इक्वली मैटर करते हैं। देन इंट्रोडक्शन सेकंड क्या बोलते हैं, your internet service providers inform you that your usage is extremely high even though you are not using the internet very much. What have the other people in your households been doing online? The rise of the internet since 1990s has created a number of worrying issues. Parents' loss of control over the children are doing, opportunities of misusing the technology, and the growth of serious crimes with the serious consequences. Internet related crime is a particularly serious because the victims are often most vulnerable people in society. For example, teenagers and young people. There are many examples of internet related crimes, including privacy, financial scams, and identified threats. In all these types of crime, there are a victim. In this essay, I will firstly present the case of a real crimes being more serious than internet crime related crimes. I will then argue that internet related crime is as serious as any other type of crime by examining the possibility for crime provided by the internet with a particular focus on a crime involving young people, कि जितने भी यंग पीपल हैं उन सबको किसी बाय हुक बाय क्रूक किसी की तरीके से जो क्राइम्स है वो हो ही रही है। सो सो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि फॉर इंट्रोडक्शन हमें अब यहाँ पे ना ये देखो आप कि यहाँ पे हमें निकालना है कि फॉर ईच इंट्रोडक्शन के लिए कैसे चीज़ है, कि इनिशियल स्टेटमेंट क्या है, रीडर्स के टेंशन पाने के लिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या दी है, सपोर्टिंग साइटेशन क्या है, एंड थीसिस स्टेटमेंट क्या है। सो अगर इंट्रोडक्शन वन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, एन इनिशियल स्टेटमेंट क्या दी इन्होंने कि सिंस दी ग्रोथ, इनिशियल स्टेटमेंट इनकी ये थी। देन उसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा था कि जो इंटरनेट क्राइम्स हैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दिए थे। देन सपोर्टिंग साइटेशन क्या थी, साइटेशन उन दोनों में से किसी ने नहीं दिया। उसके बाद जो थीसिस स्टेटमेंट थी वो ये थी कि आर्ग्यू करता है सिग्निफिकेंट क्या है, सेम एज इन्होंने इंट्रोडक्शन टू के बारे में लिखा है कि कैसा था। देन उसके बाद यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स है। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, देन स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद यहाँ पे रीड द ऐसे यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा अगेंस्ट है कौन सा नहीं है, जैसे कि ये पहले वाला ये अगेंस्ट है, एवोल्यूशन क्या था। देन रेस्ट ऑफ द सेवेंथ है, ये टोटल सेवन के लिए भी हमें यही सेम चीज़ बतानी है। देन उसके बाद नेक्स्ट टास्क करते हैं हम, दैट इज़ yes, select the and integration evidence from a source. So now read the text in on cybercrime. Cybercrime पे एक text है, ये read कर लेते हैं। Global threat cybercrime. So increasing globally interconnectedness has been
accompanied by the development of new threats which can have major impact on business. Advance in communication technology have made it easier to commit crime using computers on the internet और इन सब communication की वजह से जो crimes है वो ज़्यादा increase हो रहे हैं. Then it is easier because it can be done at distance with the anonymity. Then it includes identity theft, first person information. For example, from customer stolen, user are lured to fake website which are they ask to enter personal information, username, phone number, सब भी किसी भी वेबसाइट से ले लेते हैं हम. देन उसके बाद कुछ कुछ बस एक एक साइटेशन भी है. देन उसके बाद कुछ चीज़ें पूछी है कि पर्सपेक्टिव क्या है, बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, साइबर क्राइम की, ये सब चीज़ें. तो हम डायरेक्ट आंसर्स पढ़ लेते हैं. पर्सपेक्टिव क्या है, बिजनेस आइडेंटिफाई थ्रेट, बैंकिंग, कंपनी स्ट्रीम, ये सब चीज़ें. एंड डेफिनेशन क्या है साइबर क्राइम की, कि जहाँ पे कंप्यूटर्स और इंटरनेट यूज़ हो रहा है क्राइम्स के लिए. देन एग्जांपल्स क्या क्या है, देन बाय गुड सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस, वॉर्म्स एंड बिजनेस कंप्यूटर्स. एंड सपोर्टिंग एविडेंस क्या है कि हम यहाँ पे एक साइटेशन दी हुई है प्रॉपर. उसके बाद सॉरी एविडेंस है प्रॉपर कि ब्रिटेन में 6 मिलियन पीपल जो रीगली डाउनलोड फाइल्स. देन ये सब भी वाला एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. then उसके बाद एक अगेन लुक. देन नेक्स्ट सीधा पढ़ते हैं हम एकेडमिक लैंग्वेज. सो cohesion. By using synonym and phrases with similar meaning, we make our writing more cohesive, interconnected and working together effective. जो मतलब थोड़ी जो मतलब सेम मीनिंग जस्ट लाइक अ सिनोनिम्स, ऐसी चीज़ें जो कि इनमें इंटरकनेक्टेड फील करवाती हैं. एग्जांपल सीरियस, सिग्निफिकेंट, वरिंग को चैलेंजिंग बोल सकता है. तो यहाँ पे एक इंटरनेट बोल रही हूँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है. So, internet related crime has become more increasingly worrying problem for the society. Other important examples include identify theft, hate crime, cyberbullying. Such crimes are serious. All crimes are significant and they should be treated seriously. These issues examined for different perspective and we show seriousness of the challenges. So the writer uses various phrases similarly meaning to topic. यहाँ पे साइबर क्राइम है, इशू, चैलेंजिंग, ये सब चीज़ें हमें करने के लिए बोला है. सो टास्क 5 क्या है, हमें बताना है कि मेक द टेक्स्ट मोर कोहेंसिव. हम इस टेक्स्ट को मोर कोहेंसिव बनाना है. देख विद द फॉलोइंग फ्रेजेस रेफर, जैसे कि सच क्राइम, द इशू, चैलेंजेस. जैसे कि सच क्राइम के लिए यूज़ करा है द इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स, द इशू, सीरियसनेस ऑफ इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स. चैलेंजेस क्या था कि जो ये जो क्राइम्स है ये क्रिएटेड हो रहे हैं. देन उसके बाद री राइट द इंट्रोडक्शन 3 बिलो यूजिंग द फ्रेजेस. हमें ना ये प्रॉपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है. साइबर क्राइम एंड internet related crime have become most of the serious problem facing society today. Cybercrime and internet related crime refer to crimes which take place online rather than in real life. These serious problems include fraudulent financial transaction, crime of racial nature, and certain sexual crimes. Cybercrime and internet related crime must be taken very seriously because it is often the most vulnerable people in society, as such as young people who are victims. Young people should be protected, not victimized. This essay examined the serious problem related to cybercrime, internet-related crime, expanding the problem in a such serious one, and arguing cybercrime and internet रिलेटेड क्राइम आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन रियल लाइफ. तो प्रॉपर एक पैराग्राफ लिखा गया है कि साइबर क्राइम में जो इंटरनेट क्राइम है बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये इंटरनेट रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं, ज़्यादा रेशियल फीचर्स में हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं रियल लाइफ में भी, जो यंगर्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं. अब इन्होंने बोला है कि जितने भी वर्ड्स ये सारे हैं इनको यूज़ करके एक न्यू पैराग्राफ बनाओ. तो इन्होंने पैराग्राफ बना रखा है, आपको सिर्फ एक रीड करने की ज़रूरत है. Then task is that is prepare planning and writing an introduction. कि सेम अभी यहाँ पे बोला हुआ है एंड इन सबको यूज़ करके हमें इंट्रोडक्शन जो भी
प्रीवियस में पढ़ के आए हैं, उसी से हमें ये सब चीज़ें यूज़ करके बनानी है कि रिलेशनशिप क्या है, इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लेक्शन सेंटेंस क्या है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, डेफिनेट की ऑफ टर्म्स क्या है, ये सब चीज़ें ऐसे यूज़ करी हुई हैं। एंड देन उसके बाद ये तो एक्सरसाइज के लिए ही है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन, एक क्रिटिकली थिंकिंग वाला है, यहाँ पे ये रहा। सो यूज क्वेश्चन 1 to 5 टू इवेल्यूएट योर आंसर। जब भी आप कोई अपना एसे लिखते हो तो उसमें 5 चीज़ें इवेल्यूएट करनी चाहिए। बाय द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन आर द एम ऑफ क्लास द इजी क्लियर, कि जब आप कोई इंट्रोडक्शन कर रहे हो कि वो क्लियर है कि नहीं है, कि जो ऐसे है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर में है कि नहीं है, जो आपने सपोर्टिंग एविडेंस दिए हैं वो अच्छे से है कि नहीं है, जो आपने कोई टेक्स्ट है वो प्रॉपर एक एक्यूरेट है कि नहीं है। जस्ट दी ऐसे रीच अ क्लियर कंक्लूजन, कि वो प्रॉपर क्लियर कंक्लूजन की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो जब भी आप कोई इंट्रोडक्शन लिखते हो कैसे लिखते हो तो ये सब चीज़ें में देख लीजिए अच्छे से। देन वोकैबुलरी, सो we can use some verb present and argument to stand, such as हम कुछ verbs use करते हैं अपने argument को fulfill करने के लिए, जैसे कि state to show certainly in a stance, then कुछ elect that is to indicate evidence is not strong, जो कि ज़्यादा strong नहीं होते। so nouns and adjectives can use to be show stance, जो कि nouns and adjectives होते हैं वो stance को show करने के लिए use करे जा सकते हैं। the word failure एक noun है, indicate a negative व्यू ऑन द सिचुएशन, जो कि एक सिचुएशन में नेगेटिव व्यू देता है। द नेगेटिव व्यू कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड बाय यूजिंग अपोजिट बीइंग विद प्रीफिक्स, जैसे कि हम जो नेगेटिव व्यू होता है वो अपोजिटली भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि अन लगा देंगे, डिस लगा देंगे, मिस लगा देंगे, इन सब चीज़ों से। सो प्रिपेयर प्रेजेंटिंग एंड assessing views. So match the underlined verbs in sentence 1 to 6 definitions of A to F। अभी हम कुछ वर्ड है जो कि हमने डेफिनेशन में क्या क्या है। सो अगर हम बात करें allege की तो इसका मतलब क्या होता है, टू स्टेट समथिंग एज अ फैक्ट विदाउट गिविंग प्रूफ, कि हमने किस कुछ बोला है पर हमने प्रूफ नहीं दिया। देन सेकंड वन दैट इज आर्ग्यूड, आर्ग्यूड के क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड थिंग इज अ पर्टिकुलर वे, कि हमने उसको किसी को अ पर्टिकुलर वे में किसी को बोला है ऐसा अगेंस्ट उसके। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज ही कंट्रोवर्शियली क्लेम दैट फिजिकल अपीयरेंस एंड क्राइम वर लिंक्ड, कि यहाँ पे क्या चीज़ आई है, क्लेम। क्लेम का क्या मतलब होता है, टू से दैट इज ट्रू truthful it been proved and other people may not believe, कि हमने बोला था बट जो अलग पीपल है वो प्रूव नहीं मतलब बिलीव नहीं कर रहे हैं। देन फोर्थ वन दैट इज परसीव, परसीव का क्या मतलब होता है, टू गिव रीजन वाई यू थिंक दैट इज दे, कि वो रॉन्ग है, ट्रू है और नॉट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज सजेस्ट, सजेस्ट का क्या मतलब होता है, टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया, कि आपने कोई आइडिया रखा है, कोई प्लान लिखा है जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। देन उसके बाद डाउट, डाउट का क्या मतलब होता है कि टू फील अनसर्टेन, आप कुछ अनसर्टेन फील कर रहे हो कि वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर आ रहा है वो सब चीज़ें। देन उसके नीचे उसके आंसर लिखे। तो उसके बाद सेम पर भी यहाँ पे कुछ है, द रीडर सेंटेंस एंड लाइन द वर्ड एंड राइटर स्टैंड, की जो राइटर का स्टैंड है वो क्या है। तो फर्स्ट वन है that is the main problem in the physical studies with research was method is used, की कौन सा मेथड है। सो यहाँ पे क्या वर्ड है कि जो राइटर का स्टैंड क्या है कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे वो डाला है। दिस बट इट इज़ मिस्टेक टू थिंक दैट जेनेटिक्स इज द मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, की एक मिस्टेक है, गलती है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। देन उसके बाद द मिस इंटरप्रिटेशन, ये भी मिस इंटरप्रिटेशन है, यही है। देन उसके बाद यहाँ पे इनवैलिड स्टेटमेंट यही दे दिया। देन क्वेश्चनेबल आएगा यहाँ पे। तो उसके बाद नीचे है
होली अनजस्टिफाइड, ये सब चीज़ें। बस ये तो बहुत ज़्यादा इजी था। देन हम थर्ड वाला आप कर लेना। देन उसके बाद ये एक प्रॉपर, ये बहुत अच्छा है, ये तो मैंने भी करा था, बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसको खुद से करना, बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज, देन ऊपर उसके आंसर लिखे, पैराग्राफ में क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो आप इजी पढ़ते पढ़ते ही समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी था। देन उसके बाद एक इंटरप्रेटिंग का आर्गूमेंट लिखा है कि आर्गूमेंट को कैसे आप यूज़ करोगे। तो इसके बाद एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन है, ये हम एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किसी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन होंगे, वो आपका एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगी। So yeah, that's for note number 2, that is crime for English. I hope you like this video, and इसकी PDF के लिए आपको मेरा WhatsApp चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो WhatsApp चैनल का लिंक है वो मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, अब वहाँ से वो निकाल सकते हो। So yeah, thank you for watching. I hope you like my video. Subscribe my channel. See you next video. Until the next video, take care.